हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है किसी द्रव में पिंड का गिरना एवं सीमांत वेग। किसी द्रव में पिंड का गिरना एवं सीमांत वेग। किसी द्रव में पिंड का गिरना एवं सीमांत वेग। तो हम पहले देखते हैं द्रव में गिरती पिंड पर प्रभावी बल। द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल। ठीक है, तो ये मान लो एक इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें एक ये पिंड है गोलाकार, इसको इसमें गिराया गया, नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है, तो जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है, जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल तो कार्य करेगा, ठीक है, जो उस पिंड का भार होगा, पिंड का भार यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, ठीक है, अब द्रव जो है वो, ठीक है, द्रव के कारण पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल। ठीक है, जब भी पानी में कोई भी पिंड गिरता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, तो उस पर विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, अगर हम कोई ईंटा ले लें, उसका बाहर वजन नापें और उसको अगर हम पानी में डालें तो क्या होगा, हमें उसका वजन कुछ कम महसूस होता है, तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, तो भार में कमी क्यों आती है कि उसकी उस पिंड पर नीचे की ओर से ऊपर की ओर, ठीक है, अब इसमें इस दिशा में, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर जब पिंड नीचे की ओर गिरेगा तो उसमें ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, द्रव के कारण पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल। द्रव के कारण पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल। ठीक है, अब जब पिंड द्रव में गिरेगा तो उस पर क्या होगा, विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। तो जब वो पिंड द्रव में गिरेगा तो पिंड में, जो भी पिंड द्रव में गिर रहा है, तो पिंड का जो त्वरण है, ठीक है, अब पिंड जब नीचे की ओर गति कर रहा है, ठीक है, तो उसकी गति में कुछ परिवर्तन होगा, उसमें कुछ त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, गति कर रहा है तो उसमें कुछ त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये जो त्वरण है, ये इन दोनों बल, पहला पिंड का भार और दूसरा क्या है, द्रव के कारण पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल, ठीक है, के परिणामी बल द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, इन दोनों बलों के परिणामी द्वारा इसका त्वरण निर्धारित होगा, ना कि इन दोनों बलों के परिणामी द्वारा निर्धारित होगा, ना कि पिंड के भार के कारण। ठीक है, अब माना कि एक, माना आर त्रिज्या का एक पिंड है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है, और जो भी ये पिंड है, मान लिया इसकी त्रिज्या आर है, और ये जिस भी पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ का घनत्व क्या है, रो है। उस पदार्थ का घनत्व रो है, यानी डेंसिटी रो है इस गोलीय पिंड का। ठीक है, और ये गोलीय पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो मान लिया कि ये जो पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है जिस द्रव में, उस द्रव का घनत्व क्या है, सिग्मा है। आधा न्याय के तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा घनत्व के द्रव में
गिर रहा है तब पिंड पर लगने वाला बल, अब बल क्या हो जाएगा, हम मालूम है पिंड का जो भार है वही उस पर लगने वाला बल है। पहला पिंड का भार, भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg, ठीक। तो अब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी पिंड का आयतन गुणे घनत्व, पिंड का आयतन गुणे घनत्व, ठीक है। तो अब पिंड का आयतन क्या होगा, पिंड गोलीय पिंड है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³, तो वही पिंड का आयतन हो जाएगा 4/3πr³ इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। तो ये पिंड का भार आ गया, पिंड का भार बराबर 4/3πr³ रो इन जी, ठीक है। अब क्या है दूसरा, पिंड द्वारा, ठीक है, पिंड पर द्रव द्वारा आरोपित उत्प्लावन बल, तो उत्प्लावन बल क्या होता है, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। तो ये क्या आ गया, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो द्रव का भार क्या हो जाएगा, पिंड का आयतन गुणे द्रव का घनत्व इंटू जी, तो क्या हो जाएगा 4/3πr³ सिग्मा इंटू जी। तो ये आ गया पिंड पर द्रव द्वारा आरोपित उत्प्लावन बल, ठीक है। और ये जो है पिंड का भार जो है ये नीचे की ओर कार्य करेगा, इसकी दिशा क्या होगी नीचे की ओर, और उत्प्लावन बल कहाँ लगेगा, देखो पिंड जब पानी में गिरेगा तो नीचे की ओर गिरेगा गुरुत्व के अधीन, ठीक है, और उत्प्लावन बल इसके विपरीत दिशा में लगेगा, तो ये कहाँ लगेगा ऊपर की ओर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। तो हमें क्या पता चल गया, दो बल जो कार्य कर रहे थे, पहला है पिंड का भार, तो पिंड का भार कितना आ गया था 4/3πr³ रो इंटू जी। दूसरा क्या था उत्प्लावन बल, तो वो क्या आया था 4/3πr³ सिग्मा जी, ठीक है। तो पिंड पर नीचे की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल, पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है, तो अतः पिंड पर नीचे की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल ठीक है। अब देखो बेटा ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये बल अधिक होगा और ये ऊपर की ओर जो बल लग रहा है कब नीचे जाएगा, जब ऊपर ये बल जो है अधिक है। इसको मान लो F1 है या F2 है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो परिणामी बल क्या हो जाएगा F1 प्लस F2। तो F1 नीचे की ओर है, इसको हम धनात्मक ले रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा है, और ये इसके विपरीत दिशा में है तो माइनस F2 हो जाएगा। तो प्रभावी बल क्या हो जाएगा 4/3πr³ रो इंटू जी माइनस 4/3πr³ सिग्मा इंटू जी। यहाँ से हम 4/3πr³
रो माइनस सिग्मा इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जो प्रभावी बल है इसको मान ले रहे हैं एफ, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यदि जो भी पिंड है, ठीक है, यदि जो भी ये बल लग रहा है इस बल के कारण पिंड का त्वरण ए है, तब अब त्वरण ए तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से एम ए, तो ये क्या है, परिणामी बल एफ की वैल्यू, इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, कितना आ जाएगा। अब यहाँ एम, पहले द्रव्यमान की भी वैल्यू रख देते हैं। तो द्रव्यमान क्या है, 4/3 गोली का द्रव्यमान 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू ए इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से हमें त्वरण निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, रो माइनस सिग्मा अपान रो इंटू जी, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस सिग्मा अपान रो इंटू जी। तो ये त्वरण आ गया। ठीक है, तो इस सूत्र से, ठीक है, जो भी ये सूत्र माना गया है इसमें हम क्या मान रहे हैं, द्रव की जो श्यानता है वो नगण्य है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब भी पिंड द्रव में गिरेगा, ठीक है, तो इसके जो वेग है, इसका जो गति है, यानी जो इसका त्वरण है, ठीक है, वो इसकी श्यानता के कारण भी प्रभावित होगा। ठीक है, द्रव की श्यानता भी द्रव में गिरने वाले पिंड के त्वरण पर प्रभाव डालती है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इस यहां पर त्वरण कितना आ गया, त्वरण ए बराबर आ गया 1 माइनस सिग्मा अपान रो इंटू जी। तो इस सूत्र में क्या हो रहा है, जो भी पिंड गिर रहा है तो उसका त्वरण क्या है, ए इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा अपान रो इंटू जी। ठीक है, तो जब भी इसी त्वरण के कारण क्या होगा, इस पिंड का वेग बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो जब पिंड द्रव में गिरेगा, तो द्रव में जब पिंड गिरता है तो क्या हो रहा है, जब भी पिंड द्रव में गिरेगा तो ये क्या होगा, इसके संपर्क में जो भी तल है, ठीक है, इसके संपर्क में जो भी द्रव आ रहा है, जब ये गिरेगा तो द्रव की परत में जो भी द्रव की परत इसके संपर्क में आ रही है वो क्या होगा, गोली के साथ साथ में वो भी गतिशील हो जाएगी। लेकिन द्रव की दूर वाली परतें क्या होती है, गोली के संपर्क के साथ साथ में वो उस परत का वेग नहीं बढ़ता है, वो विरामावस्था में ही रह जाती है। तो इस कारण क्या होगा, द्रव के भीतर जो अलग अलग परतें हैं उनमें आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो जब आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है तो क्या होगा, उसमें एक श्यान बल प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें एक श्यान बल क्रियाशील हो जाता है, और ये जो श्यान बल है ये न केवल आपेक्षिक गति का विरोध करता है बल्कि द्रव में आपेक्षिक गति उत्पन्न करने वाले कारण, ठीक है, द्रव में जो आपेक्षिक गति उत्पन्न कर रहा है उस कारण का भी विरोध करता है, यानी ठीक है, यानी द्रव में गोली की गति का विरोध करता है। तो इस प्रकार श्यान बल जो है वो गिरते हुए पिंड पर, जो भी पिंड द्रव में गिर रहा है उस गिरते हुए पिंड पर पिंड की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो अब ये पिंड की गति की विपरीत दिशा में कार्य करेगा, जैसे पिंड नीचे की ओर गिर रहा है तो ये जो बल लग रहा है ये ऊपर की ओर लगेगा। तो क्या होगा, इससे जो गोली जो नीचे जिस बल से गिर रही है उसका प्रभावी बल कुछ कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रभावी बल जब कम हो जाएगा तो परिणाम स्वरूप जब बल कम हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या आता है, F इज इक्वल टू ma, तो यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो अगर F कम हो गया तो क्या होगा, प्रभावी त्वरण भी कम हो जाएगा, तो परिणाम स्वरूप इसके त्वरण का मान भी कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे पिंड की गति बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे पिंड पर क्रिया करने वाला श्यान बल भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका त्वरण जैसे घट रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इसका श्यान बल बढ़कर पिंड पर नीचे की ओर क्रियाशील बल के बराबर हो जाता है। ये श्यान बल क्या होता है, नीचे की ओर क्रियाशील बल के बराबर हो जाता है, और ये उसको क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। तो इस स्थिति में जो भी पिंड द्रव में गिर रहा है उसका त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है,
और पिंड अपने एक महत्तम वेग को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो एक जो पिंड है वो एक नियत महत्तम वेग को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और इसी महत्तम वेग को ही हम क्या कहते हैं, द्रव का, पिंड का सीमांत वेग कहते हैं। पिंड के इस नियत महत्तम वेग को ही हम सीमांत वेग कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो श्यान द्रव, ठीक है, जब भी किसी श्यान द्रव में कोई पिंड गिरता है तो गिरते हुए पिंड द्वारा प्राप्त नियत महत्तम वेग को हम क्या कहते हैं, पिंड का सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, किसी द्रव में स्वतंत्र रूप से गिरते किसी पिंड के सीमांत वेग, ठीक है, पिंड का सीमांत वेग क्या होता है, वह नियत वेग है जिस पर पिंड का भार उस पर द्रव द्वारा लगाए गए श्यान बल व उत्प्लावन बल से संतुलित होता है। हमें सीमांत वेग की गणना करनी है। ठीक है, माना आर त्रिज्या, ठीक है, तथा रो घनत्व की एक छोटी गोली सिग्मा घनत्व के किसी द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, उस समय गोली पर ठीक है, दो बल कार्य करते हैं। पहला क्या बताए थे, भार गोली का P 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। दूसरा क्या बताए थे, उत्प्लावन बल। ठीक है, फिर क्या निकाला था, इनका प्रभावी बल। तो पहला बल क्या लगेगा, नीचे की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। तो यहां से हम 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले सकते हैं, रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो ये क्या हो गया, नीचे की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल। दूसरा बल क्या हो जाएगा, श्यान बल। श्यान बल क्या होता है, F = 6 पाई ईटा RV। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो ये आ गया नीचे की ओर प्रभावी बल। अब ये मान लो ये पिंड है, गिर रहा है, तो इस पर क्या लगेगा, जो प्रभावी बल होगा वो नीचे की ओर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी।
और फिर जो दूसरा बल बताया था हमने 6 पाई ईटा RV, ठीक है, ये क्या है, श्यान बल, ठीक है। तो ऊपर की ओर कार्य करने वाला विरोधी बल या श्यान बल F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ठीक है। तो अब गोली जो है वो नियत वेग से नीचे की ओर गिर रही है, अर्थात उसमें त्वरण नहीं है। नियत वेग से गति कर रही है तो उसमें क्या होगा, त्वरण नहीं होगा। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी समय के साथ जो वेग में परिवर्तन हो रहा हो। तो जब वो नियत वेग से गिरेगी तो उसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं है तो उस समय उस पर कोई त्वरण कार्य नहीं करेगा और वो त्वरण क्या हो गया, शून्य हो गया। और जब त्वरण शून्य हो गया तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, नेट बल, वो भी शून्य हो जाएगा। F बराबर ma, अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो F इज इक्वल टू m इंटू 0, यानी F भी 0, यानी गोली पर लगने वाला जो नेट बल है वो भी शून्य होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, 6 पाई ईटा RV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ रो माइनस सिग्मा इंटू g, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 6 यानी 9 ईटा V इज इक्वल टू 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ठीक है। तो अब V इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 2/9, ठीक है, r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ठीक है, अपान ईटा, ठीक है। यही सीमांत वेग का फॉर्मूला है, यानी गोली का सीमांत वेग V इज इक्वल टू 2/9 ब्रैकेट में r स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा ब्रैकेट क्लोज इंटू जी होल डिवाइड बाई ईटा। तो ये क्या आ गया, गोली का सीमांत वेग आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, फॉर्मूले में क्या आ रहा है, V इज इक्वल 2/9 इंटू आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। तो यहां पे क्या है, V जो है वो गोली की त्रिज्या के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती है, और जो V है वो गोली के घनत्व और द्रव के घनत्व के अंतर के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। और V जो है वो श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। और अगर इसकी तीसरी कंडीशन होती है, अगर रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, तो क्या होगा, ये धनात्मक होगा, तो उस समय पिंड का सीमांत वेग नीचे की ओर कार्य करेगा। और अगर यही वैल्यू जो है ये लेस देन सिग्मा हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, तब पिंड क्या होगा, ऊपर की ओर उठने लगेगा द्रव में, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।